नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं दिनेश शर्मा, नर्सिंग टुडे ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार नमस्कार बेटा, गुड इवनिंग सभी को। दीपक, जितेंद्र, अंजू, अनीता, रोहिताश, पंकज, सभी को बेटा गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अपने घरों पर सुरक्षित होंगे और आशा करता हूं कि आप लोगों की जो प्रिपरेशंस हैं, जो तैयारियां हैं, वो सही तरीके से चल रही होगी। आज बेसिकली जो ये लाइव सेशन लाने की जो जरूरत पड़ रही है, जनरली हम लोगों ने एक स्पेसिफाइड तरीका यूज करने का सोचा है आप लोगों के लिए जब तक ये लॉकडाउन चल रहा है। इसके अंतर्गत रेगुलर आप लोगों के डाउट सेशंस, रेगुलर क्वेश्चन सेशंस या कुछ स्पेसिफाइड जो क्लासेस हैं वो आप लोगों के लिए हम लोग लेकर के आने वाले हैं। जब तक भी लॉकडाउन रहता है, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, जैसा भी हो। इसके अंतर्गत जैसे आज मैं ले रहा हूं, कल आलोक सर लेंगे, फिर महेंद्र सर लेंगे, फिर एमएसएन। कहने का बेसिक मतलब है आप लोगों को फंडामेंटल, साइकेट्रिक, ओबीसी, कम्युनिटी, एमएसएन, जितने भी बेसिकली जो आपके सब्जेक्ट कॉम्पिटिटिव पर्पज से आवश्यक हैं, वो सारे के सारे बेटा सब्जेक्ट आप लोगों को यहाँ लाइव, चाहे वो क्वेश्चन सेशन के रूप में, चाहे वो डाउट सेशंस के रूप में आप लोगों को करवाए जाए। जो बच्चे ऐप के ऊपर बने रहे हैं उन लोगों की तो क्लासेस चल ही रही है। जैसे उनको कल भी साइकेट्रिक के 2-3 टॉपिक हम लोगों ने अपलोड किए हैं, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर्स या और जो भी हैं। और जो बच्चे यहाँ पर रेगुलर बने हुए हैं उन लोगों की यहाँ पर लाइव जो क्लासेस हैं वो हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा आप लोग रेगुलर मुझे कॉल करते हैं, रेगुलर आप लोगों के फोन आते हैं कि सर लाइव कब आएंगे। तो बेटा आज से हम लोगों ने इसको शेड्यूल, क्योंकि बीच में आप लोगों को पता है कि कुछ ऑफलाइन क्लासेस वगैरह शुरू कर दी थी, और ऑफलाइन क्लासेस में भी आप लोगों के सामने अब इतना ज्यादा लोगों ने पता नहीं क्या क्या बोला है, क्या क्या आप लोग सब सुन रहे होंगे। मुझे किसी भी प्रकार का एक्सप्लेनेशन या जवाब देने की जरूरत नहीं है। जवाब देने के लिए आप लोग ही बहुत हैं जो मेरी तरफ से आप लोगों को जवाब दे देंगे। तो बेटा देखो, ध्यान से सुने सभी लोगों को। हाँ, गुड इवनिंग बेटा। ममता चौधरी गुड इवनिंग बेटा। रश्मि गुड इवनिंग। प्रियंका बेटा गुड इवनिंग। पवन गुड इवनिंग बेटा। पूजा गुड इवनिंग। सभी लोगों को गुड इवनिंग। अब आज जो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, बेसिकली मैं आप लोगों को बता दूं कि आज तो सिर्फ एक जनरल इंट्रोडक्शन है कि सभी बच्चों का था कि सर कुछ साइकेट्रिक रिलेटेड लेकर के आओ, एग्जाम्स आ रहे हैं। जैसे अभी आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने भरा होगा शायद वो उत्तराखंड नर्सिंग ट्यूटर वाला भी, जिसके अंदर आपको पता है कि अलग से ही वेटेज, आपको पता है 100 क्वेश्चन का वेटेज दिया है, जिसमें 25% ओनली फंडामेंटल अलग से ही लिखा है उन्होंने। 50% के अंदर सारे सब्जेक्ट, 25% ओनली फंडामेंटल और 25% के अंदर रिसर्च मैनेजमेंट वगैरह आपको दिए हैं। तो उससे भी रिलेटेड अगर आप कोई प्रिपेयर कर रहे हैं नर्सिंग ट्यूटर, तो उससे भी रिलेटेड हम यहाँ पर आप लोगों को तैयारी करवाने वाले हैं। तो आज जैसा कि स्पेशल सेशन या स्पेशल जो क्लास हम लोग कर रहे हैं वो साइकेट्रिक रिलेटेड या मेंटल हेल्थ नर्सिंग रिलेटेड कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत कुछ प्रश्न हैं, शायद आपने टॉपिक पढ़े हों, शायद आपने टॉपिक ना पढ़े हों। बहुत बच्चे ऐसे भी यहाँ पर जुड़ रहे हैं जिन बच्चों ने शायद अभी बीएससी नर्सिंग किया ही है, जो 4th ईयर के अंदर अभी उन्होंने एग्जाम ही दिए हैं शायद, लेकिन फिर भी उन लोगों ने अपनी नर्सिंग टाइम के अंदर प्रॉपर रूप से स्टडी अगर की है या बीएससी तो कम से कम की है ना। तो खैर जो भी है, और बहुत बच्चे ऐसे हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर ही रहे हैं, तो उन सभी के लिए हम लोग कुछ स्पेसिफाइड लेकर के आए, जिसके अंतर्गत आज मैं आपसे बात करना चाहूंगा। कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस है, टेस्ट सीरीज है, जिनके बारे में बात करेंगे। लेकिन जैसे जैसे हम लोग पढ़ाएंगे तो आपको ये बात समझ में आने लगेगा कि सभी कुछ आपके काम का है। इसके अंतर्गत आज मैं शुरुआत कर रहा हूं। सभी लोग अपने दोस्तों वगैरह को शेयर कर दें, सभी को बता दीजिए कि क्लास जो है वो शुरू हो चुकी है, और प्रॉपर रूप से आप अटेंशन दें, फोकस दें। तो आज जो बेटा हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, आवाज, हाँ एक चीज तो मैं पूछना भूल गया हूं, आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही है क्या बेटा मेरी? और मैं आपको दिख भी रहा हूं या नहीं दिख रहा हूं, पहले ये तो बता दो, हाँ या ना का जवाब दो। आवाज बेटा आप लोगों को क्लियर है? दिख रहा हूं ना आप लोगों को? अरे हाँ या ना तो बोलो। हाँ जवाब दो बेटा। ऑफलाइन बैच के स्टूडेंट हैं कुछ, वेरी गुड। भाई ऑफलाइन के हैं तो बहुत खुशी की बात है।
आप लोगों के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बेटर टू बेटर जो हो पाए। भाई ऐसा नहीं है, मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि अगर आप ऑफलाइन के भी हैं और ऑनलाइन के अंदर आप आ रहे हैं तो आप लोगों को जो क्लासेज है वो फ्री दी जाएगी। आप लोगों को जितना भी होगा वो एक्स्ट्रा हम लोग देंगे, किसी भी प्रकार का एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं वसूला जाएगा। और सबसे बड़ी ईमानदारी की बात यह है कि जो फैकल्टी आप लोगों को ऑफलाइन में पढ़ा रही थी वही आपको ऑनलाइन के अंदर भी हम लोग सपोर्ट करने के लिए लेकर के आ रहे हैं। तो ये आप लोगों के लिए सभी के लिए बेटर होने वाला है, जहां तक मैं आशा करता हूं। हाँ, आवाज क्लियर है? इसी के लिए यहां कर रहे हो, दिख भी रहा हूं? चलो, बड़ी खुशी के बाद। कोर्स मिल सकता है क्या? कोर्स की बात बाद में यार, कोर्स मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा। कंप्लीट कोर्स करवा रहे हैं, कंप्लीट कोर्स आप लोगों के लिए लॉन्च करने वाले हैं। वेट कर रहे हैं आप 5-7 दिन। भाई वैसे तो हम लोगों का सब चल रहा है, लेकिन कंप्लीट कोर्स आप लोगों के लिए लॉन्च करने का हम लोग सोच रहे हैं, जिसके अंतर्गत जो ऑफलाइन की टीम है वही कंप्लीट ऑनलाइन में भी आप लोगों को पढ़ाएंगे। ऑनलाइन के अंदर आप ऐप जो अपना है वही नर्सिंग टुडे डाउनलोड करें। उसके अंदर चाहे महेंद्र सर हो, आलोक सर हो, मैं हूं, या और मेरे साथ जो टीम है एम्स की कुछ फैकल्टीज हैं, वो आप लोगों को ऑफलाइन की तरह ही ऑनलाइन के अंदर भी जो बच्चा टेस्ट ज्वाइन करेगा उसके लिए भी वही टीम है, जो बच्चा कोर्स लेगा उसके लिए भी वही टीम है। हम लोग अनाउंस कर देंगे जब भी डेट होगा, लेकिन अभी आप एक बार रेगुलर बने रहें। जो आज सेशन में लेकर के आया हूं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, समय ना खराब करते। तो देखो, सबसे पहले एक प्रश्न के साथ मैं शुरुआत करना चाहूंगा। अब मैं आपको यहां बता दूं कि बार बार मेरा एक ही फंडा है जो आप लोगों को पता है कि किसी भी प्रश्न को, हाँ बेटा रश्मि, ठीक है बेटा, पवन, हाँ ठीक है बेटा, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। देखो, हमेशा जब भी हम लोग बात कर रहे हैं तो हमेशा कोशिश आप ये ना करें कि मुझे उत्तर ढूंढना है। हमेशा ये प्रयास करें कि आप रॉन्ग को बाहर निकालें, क्योंकि यही एग्जाम में सेलेक्ट होने का, यही एग्जाम में विजय हासिल करने का, यही एग्जाम में अचीवमेंट देने का एक सबसे गूढ़ मंत्र है, जिसको हम की पॉइंट्स बोलते हैं। तो यहां पर आप ध्यान से सुनेगा कि ये जब भी आंसर दें तो कोशिश ये करें कि रॉन्ग को एलिमिनेट करें। रॉन्ग को एलिमिनेशन का मतलब है कि गलत क्या है, क्योंकि मान लीजिए आपके सामने प्रश्न आया, मान लो आपको प्रश्न नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको यह समझ में आना चाहिए कि कौन सा उत्तर नहीं है। अब आप लोगों ने जिन्होंने प्रिपरेशंस है उनके बारे में, और जिनकी नहीं है कोई बात नहीं, वो हम लोग बात करेंगे। तो देखो बेटा, ध्यान दें, सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को पढ़ें और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद कोशिश करें आंसर देने की। फिर मैं आप लोगों को कंप्लीट डिटेल जो है उसके बारे में बताने वाला। देखो यहां पर क्या लिख रहा है, क्योंकि हर स्टूडेंट के प्रश्न पढ़ने का तरीका निराला है, हर स्टूडेंट के प्रश्न पढ़ने का तरीका एकदम अलग है। क्योंकि अगर इस प्रश्न को मैं ही पढ़ करके आपको बताऊंगा तो आपको शायद अपना तरीका समझ में नहीं आएगा। तो पहले आप पढ़े, फिर मैं तो पढ़ने ही वाला हूं। देखो यहां पर कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग। विच ऑफ द फॉलोइंग का मतलब जो ये आप सामने देख रहे हैं 1 2 3 4, इनके बारे में कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप बी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। पहले तो आप लोगों को यहां पर ये पता होना चाहिए कि बेसिकली पर्सनैलिटी का मतलब क्या है। ध्यान देना कि भाई ये तो आपने बताया कि बेसिकली पर्सनैलिटी का मतलब, अब पर्सनैलिटी का मतलब तो आपको ठीक है पता चलेगा, लेकिन यहां पर जो बात हो रही है ये कह रहे हैं कौन सी बोल रहे हैं, टाइप बी। क्या बोल रहे हैं बेटा, टाइप बी के बारे में कह रहे हैं। जिसको आता है वो आंसर करो, मैं फिर बताऊंगा कि पर्सनैलिटी क्या होती है, टाइप ए, टाइप 1, टाइप 2 कौन कौन सी हो सकती है। तो यहां पर आप समझे, कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग, फॉलोइंग का मतलब ये जो 4 पॉइंट आप देख रहे हैं, इज ए टाइप बी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। कहने का बेसिक मतलब है कि ये जो निम्नलिखित आप देख रहे हैं, इन निम्नलिखित में से टाइप बी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में कौन सी पर्सनैलिटी को शामिल किया गया है। बात समझ में आ रही है? अब आंसर देने का प्रयास करें। अब आंसर देने की अगर यहां बात कर रहे हैं तो सुनना, आंसर आने दे, आंसर आने दे। जैसे जैसे आप आंसर करेंगे मैं देखूंगा कि भाई आप लोगों ने कितना पढ़ा है, मुझे भी तो पता चले। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हाँ वेरी गुड बेटा, ऑप्शन डी बोल रहे हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन बी, कुछ कह रहे हैं ऑप्शन बी, और अभी भी कुछ लोग तो गुड इवनिंग ही कर रहे हैं। अरे गुड इवनिंग बंद कर दो,
अब सिर्फ फोकस करो अपने एम के ऊपर और अपने लक्ष्य के ऊपर। तो देखो यहां ध्यान देना कि पर्सनैलिटी, और पर्सनैलिटी जो है उसके हम बात कर रहे हैं कौन से टाइप की, बी टाइप की। अब पहले तो आपको यहां पर ये पता चले, सुनना, हाँ बहुत बच्चे डी बोल रहे हैं सर फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग एंड साइकेट्रिक नर्सिंग के CHN सेपरेट कोर्स मिल सकते हैं क्या, वीडियो बेस, सब कुछ वीडियो बेस ही मिलेगा। और आप लोगों को ये मान करके चलेगा कि आप फंडामेंटल साइकेट्रिक CHN या जो और कह रहे हैं ये कोर्स आपको कंप्लीट कोर्स भी आपको उसी कॉस्ट में मिल जाएगा जिसमें आप एक सब्जेक्ट के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लोग 15,000 20,000 ले रहे, नहीं, बहुत मिनिमम कॉस्ट पे मिलेगा, थोड़ा सा वेट कर लो। अब देखो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं, तो पहले तो आपको ये पता हो कि बेसिकली पर्सनैलिटी क्या है। इस बात को बताने के लिए पहले ऑप्शन तो आप पढ़ लें, एनेक्सियस पर्सनैलिटी, डिपेंडेंट पर्सनैलिटी, एक्स्टिक पर्सनैलिटी और नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी। इस बात को समझने के लिए पहले मैं पर्सनैलिटी के ऊपर जाऊंगा, फिर मैं आप लोगों को यहां पर कुछ स्पेसिफाइड पॉइंट्स के बारे में बताऊं। देखो ध्यान से सुनना कि यहां पर आपने कहा पर्सनैलिटी। अब पर्सनैलिटी की डिटेल तो मैं बहुत ज्यादा नहीं दूंगा, लेकिन इतने में ही आपको ये बता दूंगा कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि बेसिकली पर्सनैलिटी चीज क्या है। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि पर्सनैलिटी जो आप लोगों ने बहुत सुना होगा, पर्सोना से लिया गया है, जनरल सी है, हर कोई व्यक्ति ये पढ़ाता है। मैं आपको दो शब्द में बता दूं कि पर्सनैलिटी हमारा एक कंप्लीट सार है। पर्सनैलिटी आप ये कह सकते हो सम टोटल ऑफ एन इंडिविजुअल, हर व्यक्ति विशेष के अंदर जितनी भी खूबियां हैं उनका एक जो सार है, सारांश है, वही जनरली पर्सनैलिटी कहलाता है। जिसके अंतर्गत हम लोग शामिल करते हैं उसका IQ लेवल कैसा है, उसका अपीयरेंस कैसा है, अपीयरेंस का मतलब वो दिखता कैसा है, वो बात कैसे करता है, उसका मेमोरी क्या है, ये सारी चीजें उसकी पर्सनैलिटी में शामिल होती है। और हम कहते हैं कि यार जो व्यक्ति बोलने में भी बहुत अच्छा है, जिसके विचार भी बहुत अच्छे हैं, जो व्यक्ति बहुत अच्छी मेमोरी रखता है, जो बहुत इंटेलिजेंट लगता है, बहुत अच्छे कपड़े पहनता है, हम कहते हैं बहुत इंप्रेसिव पर्सनैलिटी है। इट मीन्स पर्सनैलिटी में सभी कुछ शामिल किया गया है। अब ये पर्सनैलिटी जब डिसऑर्डर के रूप में बनता है तो सुनो कैसे होता है। जनरल पॉइंट यहां पर ये निकल करके आता है कि पर्सनैलिटी, और जब हम इसमें किसको जोड़ देते हैं बेटा, डिसऑर्डर को जोड़ देते हैं, तो इसका बेसिक मतलब क्या है, तो बेसिक मतलब यही है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी तनाव के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाता है, सीधा सा मतलब है कि जब भी किसी व्यक्ति को कोई तनाव होता है और उस तनाव के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पाता, कंपैरिजन नहीं बैठ पाता, या वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाता है, तो वो उस तनाव के साथ असामान्य व्यवहार दिखाता है, इमोशनली डिस्टर्ब हो जाता है, और दैट इज द पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ध्यान से सुन ले, मैंने आपको क्या कहा कि आपको तो ये सिंपल वर्ड में समझ में आ जाए। टेक्निकल वर्ड की अगर हम बात करें तो टेक्निकल डेफिनेशन तो बड़ी कठिन है। वहां पर कहते हैं कि पर्सनैलिटी वो डिसऑर्डर है कि व्हेन ए क्लाइंट अनएबल टू कोऑपरेट विद द स्ट्रेस, माल अडेप्टिव बिहेवियर विद द स्ट्रेस, कि स्ट्रेस के साथ में माल अडेप्टिव बिहेवियर दिखाता है, मतलब स्ट्रेस के साथ वो सामंजस्य नहीं बिठा पा रहा है और असामान्य व्यवहार दिखा रहा है और इमोशनली डिस्टर्ब हो गया है। यही डिसऑर्डर क्या कहलाता है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहलाता है। अब यहां पर हम कह रहे हैं, सुनना, यहां पर हम कह रहे हैं कि ये जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, इस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को अलग अलग गुच्छों में, अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया है, जिन्हें हमने टेक्निकल वर्ड में कहा है क्लस्टर्स में बांटा गया है। किस में बांटा गया है बेटा, क्लस्टर्स में बांटा गया है। अब ये क्लस्टर क्या है, क्योंकि प्रश्न आपको जो पूछा उसमें कहा है कि कौन से ग्रुप में या कौन से क्लस्टर में कौन सी पर्सनैलिटी। तो इसको मैं एक शॉर्ट में आपको यहां लिख करके बता देता हूं कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आप यहां पे कह सकते हैं कि क्लासिफाई कर रहे हैं, किसके अंदर क्लासिफाई कर रहे हैं बेटा, क्लस्टर्स के अंदर क्लासिफाई कर रहे हैं। तो क्लासिफाई किसमें हो रहा है, क्लस्टर्स में। क्लस्टर बोल दो, ग्रुप्स बोल दो, गुच्छे बोल दो, अलग अलग पार्ट में कर रहे हैं। अब ये क्लस्टर्स जो कहे जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपने यहां बताना है क्लस्टर ए। क्लस्टर का मतलब जैसे ग्रुप बना दिए,
अलग अलग ग्रुप्स बना दिए, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। तो अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग स्टूडेंट होते हैं ना, तो ऐसे ही अलग अलग प्रकार की पर्सनैलिटी में अलग अलग एबनॉर्मल प्रकार की पर्सनैलिटीज होती हैं। उदाहरण के रूप में जैसे यहां क्लस्टर ए, तो क्लस्टर ए में शामिल किया गया है आपकी पैरानोइड पर्सनैलिटी को, क्लस्टर ए में शामिल किया गया है आपकी शिज़ोइड पर्सनैलिटी को, और क्लस्टर ए में ही शामिल किया गया है शिज़ोटिपिकल पर्सनैलिटी। अब इनके बारे में भी डिटेल बताऊंगा, आने दो आगे प्रश्न, मुझे पता है मैंने लिखा है, लेकिन यहां पर पहला पॉइंट तो आपको अब ये पता चल जाए कि आपने जो देखा होगा ना, आपने जो देखा होगा अभी प्रश्न के अंदर मैंने लिखा था, और प्रश्न के अंदर मैंने आपको कहा था कि कौन सी पर्सनालिटी क्लस्टर बी में है। यहां पर हमने कहा क्लस्टर ए, अगर इनमें से कोई पर्सनालिटी वहां है, इसका मतलब ये कौन सा क्लस्टर है? अरे भाई कौन सा क्लस्टर है? तो क्लस्टर ए। बात समझ में आ रही है क्या? तो यहां तक आप ध्यान दें, क्लस्टर ए, और क्लस्टर ए में आप बता रहे हैं पैरानोइड पर्सनालिटी है, शिज़ोइड पर्सनालिटी है, और शिज़ोटिपिकल पर्सनालिटी है। डिटेल आगे बताऊंगा, पहले सिर्फ एक बार आपको क्लासिफिकेशन पता हो जाना चाहिए। सेकंड आपने बताना है क्लस्टर बी। अब देखो क्लस्टर बी तो अपने आप में वैसे ही बस फाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको एग्जाम्स में पूछा जाता है। अब क्लस्टर बी की अगर हम बात कर रहे हैं, तो क्लस्टर बी में कौन कौन से पर्सनैलिटी को आपने शामिल किया है? तो यहां पर आपने बताना है सबसे पहले हिस्ट्रॉनिक पर्सनैलिटी। देखो ध्यान से सुनना, हिस्ट्रॉनिक जनरली डिटेल पढ़ाऊंगा, लेकिन फिर भी यहां पर मैं आपको बता दूं, हिस्ट्रॉनिक जैसे आप पढ़ते हो ना हिस्टेरेक्टोमी, हिस्ट्रॉनिक आर रिलेटेड टू यूट्रस, और यूट्रस किसके पास है? महिलाओं के पास है, फीमेल के पास है। इसका मतलब जो महिलाएं हैं, जो फीमेल क्लाइंट है, उनमें देखी जाने वाली मोस्ट कॉमन पर्सनैलिटी कौन सी है? हिस्ट्रॉनिक। और हिस्ट्रॉनिक पर्सनैलिटी वो जहां अटेंशन सीकिंग बिहेव देखते हैं, अटेंशन प्राप्त करने की कोशिश करने वाली जो पर्सनैलिटी, जहां हिस्टेरिया, अरे हिस्टेरिया पढ़ते हो ना, फॉल्स कन्वर्जन आते हैं, मिर्गी के दौरे आते हैं, लेकिन फॉल्स, वो जो पर्सनैलिटी आप देखते हैं वो हिस्ट्रॉनिक पर्सनैलिटी है। कौन से क्लस्टर में है? बी। इसके अलावा आपने यहां पर बताना है बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी। ये भी किस में आ रही है बेटा? क्लस्टर बी के अंतर्गत ही आ रही है। इसके अलावा आपने बताना है एंटी सोशल पर्सनैलिटी। ये भी किस में आ रही है? क्लस्टर बी में आ रही है। इन सब की डिटेल पढ़ाऊंगा, आप बेफिक्र रहें, बिल्कुल चिंता ना करें। आज तो पहली क्लास है, जिससे कि आप थोड़ा माइंड अपना एक्सप्लोर कर लें कि हम लोग लेकर के क्या रहे। अब आगे जाकर के मैं यहीं पर लाइव आप लोगों को टॉपिक टू टॉपिक साइकेट्रिक और टॉपिक टू टॉपिक फंडामेंटल एंड प्रोसीजर स्किल्स सभी के बारे में बताऊंगा यहां पर। तो देखो ध्यान से सुनना, एंटी सोशल, बॉर्डरलाइन, हिस्ट्रॉनिक। बॉर्डरलाइन वो पर्सनैलिटी जहां पर व्यक्ति सुसाइडल टेंडेंसी देखी जा रही है, बहुत सी मैं आगे बताऊंगा। एंटी सोशल नाम से ही समझ में आ रहा है असामाजिक तत्व, और असामाजिक का मतलब जो व्यक्ति सिर्फ खुद का सम्मान से सुनना, ऐसी पर्सनैलिटी क्या कहलाती है? एंटी सोशल कहलाती है। इसके अलावा आपने यहां पर बताना है नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी। मुझे लगता है शायद जब हमने प्रश्न पढ़ा था, प्रश्न के अंदर हमने पढ़ा हो तो हम लोगों ने देखा होगा कि ये नार्सिसिस्टिक जो पर्सनैलिटी है, शायद यही उसमें था। अभी प्रश्न पे हम लोग जाएंगे। ये नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी वो पर्सनैलिटी है जहां पर व्यक्ति अपने आप को सबसे सुपीरियर समझता है। सुपीरियर जिसमें हम कहते हैं ना ग्रैंडियोसिटी, अपने आप को सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जिसमें जरूरत से ज्यादा भरा हुआ है, जो अपने आप को सबसे ज्यादा ताकतवर, अपने आप को सबसे ज्यादा पावरफुल। अब पावरफुल का मतलब जरूरी नहीं है वो शारीरिक रूप से हट्टा कट्टा। वो कहता है पॉलिटिकल भी मैं ही पावरफुल हूं, फाइनेंशियली भी मैं ही पावरफुल हूं, इंटेलिजेंसी भी मुझी में है, सबसे ज्यादा सम्मान मेरा होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं ना डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। तो वो लक्षण भी इसी मरीज में देखे जाते हैं। तो ये नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी है। और नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी कौन से क्लस्टर में आ रही है बेटा?
क्लस्टर बी में आ रही है। लेकिन प्रश्न पे हम आगे जाएंगे, पहले एक चीज और हम यहां देखते हैं कि हमने कहा क्लस्टर ए क्लस्टर बी, नेक्स्ट आपने बताना है क्लस्टर सी। क्लस्टर सी जहां पर आप बताओगे डिपेंडेंट पर्सनैलिटी, डिपेंडेंट जो व्यक्ति जिंदगी में खुद के निर्णय कभी ले नहीं पाते हैं, ऐसी पर्सनैलिटी डिपेंडेंट होती है। मान लो गलती से निर्णय ले भी लिया, डिसीजन ले भी लिया, तो दूसरा व्यक्ति कभी भी उसके डिसीजन को बदल सकता है। मतलब जो व्यक्ति दूसरों के द्वारा प्रभावित हो जाए, दूसरों के द्वारा उसके निर्णयों को बदला जा सके, सेल्फ जजमेंट और सेल्फ डिसीजन मेकिंग जिसमें नहीं है, ऐसी पर्सनैलिटी क्या कहलाती है? डिपेंडेंट कहलाती है। इसके अलावा आपने यहां बताना है अवॉइडेंट पर्सनैलिटी। ज्यादातर तो देखा गया है, अब जैसे मैं आपको बताऊं, यहां तो मैंने एक ही प्रश्न पूछा था, लेकिन एग्जामिनर तो आपको यह भी कह सकता है कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन पर्सनैलिटी आर प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, या व्हाट इज द मोस्ट कॉमन पर्सनैलिटी आर प्रेजेंट इन द सोसाइटी, कि आपके समाज में, दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सी है? तो आपने अवॉइडेंट, अवॉइडेंट का मतलब है लोगों को अवॉइड करना, किसी भी काम की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, और ज्यादातर आप में से और मुझ में से ऐसे ही लोग हैं जो किसी भी बात की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। अब वो जिम्मेदारी क्यों नहीं लेना चाहते? वो इसलिए नहीं लेना चाहते हैं कि उनको लगता है कि अगर मैंने जिम्मेदारी ली और उस काम को मैं पूरे तरीके से नहीं कर पाया तो लोग मेरी मजाक बनाएंगे, लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, इसलिए वो हर काम को अवॉइड करता है। और ऐसी ही पर्सनैलिटी कौन सी है? अवॉइडेंट। इसके अलावा है आपका ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी, जो आप पढ़ते हैं ना ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ऐसी पर्सनैलिटी ऑब्सेसिव। तो ये अलग अलग क्लस्टर्स हैं, अलग अलग ग्रुप्स हैं, जिनमें अलग अलग प्रकार की पर्सनैलिटी देखने को मिलती है। हम हमारे प्रश्न के ऊपर आ जाते हैं, और प्रश्न के अंदर जब हम आए तो हमने यहां पर पढ़ा, अब आपको देखने को मिल रहा होगा कि जैसे नार्सिस्टिक जो पर्सनैलिटी आप लोगों ने बताई है, कौन सी बेटा? नार्सिस्टिक जो पर्सनैलिटी आपने बताई है, वो नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी कौन से क्लस्टर में थी? क्लस्टर बी में थी। अब आप सोच रहे होंगे ये कौन कौन सी है? एनेक्सियस पर्सनैलिटी जो आप कह रहे हो, यही आपकी अवॉइडेंट पर्सनैलिटी भी है। कहने का मतलब है कि अवॉइडेंट पर्सनैलिटी इज आल्सो नोन एज एनेक्सियस पर्सनैलिटी। बात समझ में आ रही है? तो आपने यहां बताना है अवॉइडेंट बोल दो या एनेक्सियस बोल दो, दोनों का मतलब एक ही है। डिपेंडेंट पर्सनैलिटी कौन से क्लस्टर में थी बेटा? क्लस्टर सी में आप देख रहे थे। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है? एनकास्टिक पर्सनैलिटी। एनकास्टिक पर्सनैलिटी भी ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी, ध्यान से सुनना, एनकास्टिक पर्सनैलिटी ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी का ही दूसरा नाम है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव जो पर्सनैलिटी आप बता रहे हो ना, उस ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी का ही दूसरा नाम क्या है? एनकास्टिक पर्सनैलिटी है। तो अब आप समझ लो कि प्रश्न कहां से आ सकते हैं। अब इनमें कितने प्रश्न हैं? मान लो एग्जामिनर आपको कहता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी इज अदरवाइज नोन एज एनकास्टिक पर्सनैलिटी, अवॉइडेंट पर्सनैलिटी इज अदरवाइज नोन एज एनेक्सियस पर्सनैलिटी। तो जैसे भी आपको एग्जाम में पूछा जाए वैसे ही बेटा आप आंसर करना। तो यहां तक आप ध्यान दें, ये अपने आप में ही एक महत्वपूर्ण है और अपने आप में एक इंपॉर्टेंट है जो हम लोग बात कर रहे हैं। और ये किसके बारे में बताया बेटा हमने? पर्सनैलिटी के बारे में। यहां तक बात समझ में आ रही है क्या? अरे हाँ या ना? तो ध्यान से सुनो, यहां तक आप बताओ, आवाज आ रही है प्रॉपर रूप से बेटा? ये क्या है? गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। ये अभी भी सी ऑप्शन आ रहा है। अंजलि गुड इवनिंग बेटा। हाँ भाई, यहां तक बात समझ में आ रही है? यहां तक आप देख रहे हैं?
तो ये हमारा पहला प्रश्न हुआ जिसके अंतर्गत हम लोगों ने पूछा। अब देखो पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो बच्चे हमारे ऐप के ऊपर बने हुए हैं, जिन्होंने ऑनलाइन लिया हुआ है, जो पुराना चल रहा है, उन लोगों को तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर की कंप्लीट क्लास जो है वो शायद आजकल में आ गई होगी, अपलोडिंग हो गई होगी। लेकिन फिर भी आपको पता हो कि कौन सी पर्सनालिटी को किस नाम से जानते हैं और किस प्रकार का डिसऑर्डर है जो आप यहां देख सकते हैं। हाँ भाई चलो आगे चलें। नेक्स्ट, और नेक्स्ट आपने यहां पर बताना है, जैसे प्रश्न को एक बार पढ़ें, प्रश्न को एक बार पढ़ें और पढ़ने के बाद उसका आंसर देने का प्रयास करें। देखो ध्यान से सुनना, हाँ एक बार पढ़ लो फिर मैं आगे बढ़ूं। अच्छा दिख नहीं रहा हूं, दिख रहा है, चलो आ रही है आवाज संदीप, चलो ठीक है। हाँ अब एक बार सर सीएचओ का भी क्लास मिलेगी? यस 100% मिलेगी बेटा। सीएचओ का भी कंप्लीट कोर्स है वो आप लोगों को 1 तारीख से ओपन हो जाएगा। जो बच्चे सीएचओ का कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस के हिसाब से आपको क्लास मिलेगी। जो नए चेंजेस आए हैं ना सीएचओ में, वो कंप्लीट आपको क्लासेस अवेलेबल होगी, कंप्लीट क्लासेस मिलेगी भाई। कम्युनिटी, ओबीजी, पीडिया, फंडा, ये बेसिकली 3-4 सब्जेक्ट का वेटेज है। फिर एमएसएन वगैरह, मतलब आपको सारी क्लासें वहां अवेलेबल होगी। लॉन्च करने वाले हैं, रुक जाओ बेटा सिर्फ आप 5-6 दिन, आपको बहुत कुछ यहां से मिलने वाला है। चलो अब देखो यहां पर आप सुनना। हाँ क्या बोल रहे हैं? ठीक है ठीक है ठीक है, चलो हाँ भाई। अब यहां पे सुनो, यहां पर कहा जा रहा है प्रश्न को एक बार पढ़ लें और प्रश्न को पढ़ने के बाद उत्तर देने का प्रयास करें। और उत्तर देने का जो आप प्रयास कर रहे हैं, तो मैंने बार बार आपको कहा कि यू शुड ट्राई टू एलिमिनेट द रॉन्ग आंसर। कैसे आंसर को बेटा रिमूव करने का प्रयास करोगे? जो क्या है रॉन्ग, सही मत ढूंढो, बार बार आपको कह रहा हूं। नर्सिंग टुडे ऐप पर मिले जाएगी? यस हाँ बेटा, नर्सिंग टुडे ऐप के ऊपर ही मिलेगी। और कंप्लीट जो कोर्स लेकर आ रहे हैं वो नर्सिंग टुडे पे आपको मिलने वाला है। जो हमारा ऑफलाइन कोचिंग है ना, मैट गुरुज कोचिंग क्लासेस, जो हम लोगों ने नया हमारा शुरू किया है, मैट गुरुज महेंद्र सर, आलोक सर, दिनेश सर, तो इसमें हमने जो बेटा शुरू किया है ऑफलाइन क्लासेस वाला, इसी का जो सब्स्टिट्यूट चैनल है वो नर्सिंग टुडे है। और इस नर्सिंग टुडे के ऊपर आपको कंप्लीट कोर्स सभी तरीके का, चाहे वो ईएसआईसी हो, चाहे वो नॉरसेट हो, चाहे आपका सीएचओ हो, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, एवरीथिंग यू शुड गेट ऑन द नर्सिंग टुडे। चलो देखो यहां हम कह रहे हैं, प्रश्न को पढ़ना, यहां पर कह रहे हैं ओल्ड क्लोथ्स। क्या कहा जा रहा है? ओल्ड क्लोथ्स। अब ओल्ड क्लोथ्स, मैनरिज्म एंड मैजिकल थिंकिंग are seen in which of the following type of personality? इसके लिए तो भैया आपको बहुत आगे जाना पड़ेगा। जब तक आपको ये बात समझ में आएगी नहीं, जब तक आपने पर्सनालिटी और पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में पूरे तरीके से जांच पड़ताल नहीं की है या सही तरीके से आपने स्टडी नहीं की है। पहले तो मैं आपको यहां पर से जनरल टर्म बताऊंगा कि आपको यह पता चलना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनरिज्म, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैजिकल थिंकिंग। जब तक आपको इन मीनिंगों का ही मतलब नहीं पता, तो फिर आगे क्या करेंगे यार। चलो खैर, फिर भी एक एक के बारे में मैं बात करूंगा, जैसे एंटी सोशल, पैरानॉइड, बॉर्डरलाइन, शिजोटिपिकल। जहां पर आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी वही बेसिकली हमारा आंसर होना चाहिए। इसके अंतर्गत जैसे सबसे पहले मैं यहीं से शुरू करता हूं। जैसे सबसे पहले आप यहां एंटी सोशल के बारे में कुछ फीचर्स मैं आपको बताऊंगा। भाई एंटी सोशल आप यहां पर कह रहे हैं, अब देखो बेटा एंटी सोशल, इसमें मैं कुछ बेसिक फीचर्स आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि एंटी सोशल जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, सुनना, एंटी सोशल जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, मुझे याद है कि आपके पीसीआई, आपके जिपमेयर दोनों एग्जाम में इसमें से एक ही प्रश्न को दोहराया गया। और वो एक प्रश्न क्या है, तो वो लक्षण आएगा तब मैं आपको बताऊंगा। देखो सुनो, नाम से समझ में आ रहा है एंटी, किसके? समाज के। जो व्यक्ति समाज के विपरीत चल रहा है, समाज के नियम कानून के विपरीत चल रहा है,
दैट इज द एंटी सोशल, जिसको हिंदी में कहते हैं असामाजिक तत्व। बात समझ में आ रही है? हाँ भाई ध्यान दें। तो आपने यहां पर बताना है, अब यहां पर सबसे पहले तो आप बोले कि जब कोई व्यक्ति किसके अपोजिट जा रहा है, सोशल रूल एंड रेगुलेशन, तो आपने बताना है कि व्हेन क्लाइंट डू नॉट रेस्पेक्ट रूल एंड रेगुलेशंस ऑफ सोसाइटी, कि समाज के नियम कानून और समाज की जो भी परंपराएं हैं, अगर हम उनका सम्मान नहीं करते हैं, दैट इज एंटी सोशल। बात समझ में आ रहा है? एंटी सोशल जो व्यक्ति होगा, सुनना, एंटी सोशल जो व्यक्ति, इसको मैं अलग से पेज पे लिख रहा हूं कि एंटी सोशल जो व्यक्ति होगा, अगर हम उसके बारे में और बताएं, भाई एंटी सोशल और एंटी सोशल के और लक्षण, तो वो सबसे तो ज्यादा स्वार्थी होगा, सबसे पहले खुद के बारे में सोचेगा। तो आपने यहां पर बताना है, इसका ये है सेल्फिश। अब सेल्फिश मतलब ही है, बहुत ही ज्यादा स्वार्थी है, हर बात में इसको सिर्फ खुद का ही मतलब निकालना है, चाहे दूसरे का कितना ही नुकसान हो जाए। ऐसी जो पर्सनालिटी है वो क्या है, एंटी सोशल। अब मुझे ध्यान है कि यही प्रश्न जो मैं आपको कह रहा था, उन्होंने कहा कि व्हाट इज द बेसिक फीचर्स या बेसिक फीचर ऑफ द एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है कि वो स्वार्थी होता है। हर बात के अंदर अगर आप कहो तो अर्ली सेटिस्फैक्शन उसको चाहिए। मतलब क्या है, समझ में आ रहा है? अर्ली सेटिस्फैक्शन का मतलब यहां पर है कि आपको अगर भूख लग रही है और मान लीजिए आपके सामने एक बनाना है और व्यक्ति है दो, तो वो फटाक से छीनेगा और पहले खुद की भूख शांत करेगा। वो इतना भी वेट नहीं कर सकता कि कोई दूसरा आएगा। तो स्वार्थी भी है और अर्ली सेटिस्फैक्शन भी चाह रहा है। ऐसी जो पर्सनालिटी है वो कौन सी है, एंटी सोशल। एंटी सोशल जिसमें आपने बताना है कि ये ऐसा व्यक्ति है जो दूसरों का बिल्कुल भी सम्मान नहीं करता है, खुद का सम्मान चाहिए लेकिन दूसरों का सम्मान नहीं करेगा। आप मुझे बताओ कि अगर मैं आपसे यहां बात कर रहा हूं, आप ऑफलाइन में मेरे को मिलते हैं या जब भी मेरे से आप बात करते हैं, तो मैं हमेशा कहता हूं हाँ बेटा बैठो, कैसा चल रहा है, क्या बात है, अरे ओए इधर चल। तो आप कहोगे यार ये आदमी है क्या, हमसे तमीज से बात नहीं करता है। तो कहने का मतलब है कि मुझे तो सम्मान चाहिए, लेकिन सम्मान मिलेगा कब, जब मैं आपको सम्मान दूंगा। लेकिन ये व्यक्ति दूसरों को सम्मान नहीं देता है। क्या लिख रहे हो? नॉर्सेट कोर्स कितने प्राइस का है? अभी वेट करो यार, अभी से क्या प्राइसों पे जा रहे हो? जितना भी आपको पूरे भारत में लोग दे रहे हैं उससे सस्ता मिलेगा, ये आप समझ लें। आप ये मत सोचना कि पैसा पैसा सिर्फ इसलिए चाहिए कि एक आवश्यकता है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं। तो बेसिक पॉइंट यहां पर यही है कि आप तो बने रहो, जहां तक आपको मिल रहा है आप लेते रहें। In case you want to join the regular course, regular classes या complete course of the NORCET, then you should wait for the 5 to 7 days। चलो यहां तक बताओ। तो अर्ली सेटिस्फैक्शन आपने मिलने वाला है, सेल्फिश। इसके अलावा आपने बताना है डू नॉट रेस्पेक्ट टू अदर्स, दूसरों का सम्मान बिल्कुल नहीं करेगा बट खुद का सम्मान जरूर चाहेगा। तो ये क्या है, कौन सी पर्सनालिटी हो गई आपकी? ये है आपकी एंटी सोशल पर्सनालिटी। दूसरा इसमें कौन सा ऑप्शन था? हाँ दूसरा था हमारा पैरानॉइड पर्सनालिटी। ध्यान दें, नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन था वो था पैरानॉइड पर्सनालिटी। भाई आपको एक एक पर्सनालिटी के बारे में पता चले जो हम लोगों ने ऑप्शन में लिखा है, तो आपको अपने आप ये समझ में आने लग जाएगा कि आपसे एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है और आप जवाब क्या देंगे। नमस्ते नमस्ते बेटा सुभाष, नमस्ते बेटा प्रवीण, नमस्ते, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग सभी को।
ईएसआई की वैकेंसी आनी तो चाहिए, वो एक्चुअल क्या है आपका, वो जो 80-20 वाला है उस चक्कर के अंदर उन लोगों ने थोड़ा सा अटका दिया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो क्लियर तो करेंगे ही, वैकेंसी 100% आएगी। और आप यहाँ पर ये ना सोचें कि जब जरूरत हो उसी दिन कुआं खोदें, ऐसी गलती ना करें। बार बार मैं यही कहता हूँ, आप लोगों को लगता होगा सर क्या कह रहे हैं, लेकिन यही रियलिस्टिक बात है कि आप अपनी प्रिपरेशन आज से ही रखें, रेगुलर रखें। जैसी वैकेंसी आएगी तो आपके सिलेक्शन की गुंजाइश और चांसेस ज्यादा होंगे ना बेटा। तो देखो यहां तक बता। अब पैरानॉइड, तो पैरानॉइड में सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि अगर आपको एग्जामिनर कहे कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन पर्सनैलिटी और ऑब्जर्व इन ए मेल क्लाइंट, तो यहां पर आपका जवाब आएगा कि पैरानॉइड पर्सनैलिटी जो है वो किसमें होती है, मोस्ट कॉमनली जो आप देखते हो ना वो मेल क्लाइंट में होती है। अब है क्या, तो आपने यहां पर बताना है पैरानॉइड वो पर्सनैलिटी है जहां पर ये किसी पर भी विश्वास नहीं करता है, इसके अलावा शक सबसे ज्यादा करता है। विश्वास है नहीं, शक सबके ऊपर करेगा, मेरा दोस्त मुझे मार देगा, मेरी वाइफ मुझे जहर दे करके मार देगी, नर्स मुझे जहर का इंजेक्शन लगा देगी। कहने का मतलब है कि जो सबसे ज्यादा केयर करेगा उसी के ऊपर सबसे ज्यादा शक करेगा। बात समझ में आ रही है। तो यहां पर आप ध्यान देना कि आपने यहां पर बताना है कि पैरानॉइड मोस्ट कॉमनली मेल में देखी जाती है, जहां पर आपको लक्षण देखने को मिलेगा मिसट्रस्ट। मिसट्रस्ट का मतलब है कि क्लाइंट डू नॉट बिलीव टू द अदर, दूसरों पर। सर कोचिंग कब स्टार्ट है, कोचिंग तो बेटा स्टार्ट ही थी, लेकिन क्या करें ये कोविड ने बड़ा परेशान कर दिया है, जिसमें हम भी परेशान और आप भी परेशान हैं। आप लोगों को हम तो कोशिश कर रहे हैं कि भाई जल्द से जल्द, अब कह तो रहे हैं कि 30 मुझे लग नहीं रहा कि महीने, 1.5 महीने, 2 महीने भी कुछ हो रहा है, इसीलिए कोशिश कर रहे हैं कि बेटर टू बेटर आप लोगों को कुछ ना कुछ दे पाए। तो देखो ध्यान से सुनना कि यहां पर मिसट्रस्ट, दूसरों पर एक तो विश्वास नहीं है, इसके अलावा आपने यहां पर बताना है सस्पिशियस, शक करने की आदत इसमें बहुत ज्यादा देखी जाती है। इसके अलावा आपने यहां पर बताना है सेल्फ इंपॉर्टेंसी, अपने आप को तो शो ऑफ करेगा, ये भी सेल्फ इंपॉर्टेंसी दिखाएगा। सेल्फ इंपॉर्टेंस, अरे मैं सबसे इंपॉर्टेंट हूं, सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट मेरा करो, और तो सब ऐसे ही हैं। तो सेल्फ इंपॉर्टेंसी यहां पर शो करेगा, दूसरों पर शक करेगा, मिसट्रस्ट, दूसरों पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं करेगा। उसको ऐसा लगता है कि उसकी वाइफ जहर दे करके, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि भाई यहां पर पेशेंट को लगता है कि उसकी वाइफ उसे जहर दे करके मारना चाहती है, और मान लीजिए कि आप उसके एकदम पक्के दोस्त हैं, किसके, मरीज के, और आपने उसको कहा कि अरे यार तेरी वाइफ है, वो क्यों मारेगी तेरे को जहर दे करके, तू अपनी पत्नी पर भी इतना शक करता है। उसकी तो शक करने की आदत है भैया, वो कहेगा अच्छा तेरा और उसका भी कुछ ना कुछ मामला चल रहा है। बात समझ में आ रही है। कहने का मतलब आपको, अगर मरीज को कोई समझाएगा भी तो वो समझने को तैयार नहीं है, उसकी अपने दोस्त के ऊपर शक की सुई चले जाएगी, और अपनी वाइफ के ऊपर तो पहले ही है। तो कहने का मतलब मिसट्रस्ट, सस्पिशियस, इस प्रकार के जो लक्षण हैं वो पैरानॉइड पर्सनालिटी में देखने को मिलते हैं। समझ में आ रही है बात। तो देखो यहां तक ध्यान दें, हम लोग बात कर रहे हैं कि जो लक्षण वहां पर लिखा है वो कौन सी पर्सनालिटी का है, जिससे कि आप प्रॉपर रूप से आंसर दे पाए। चलो कौन सा था एक बार मैं वापस देख लेता हूं, बॉर्डर लाइन और शिजोटिपिक। इसके अलावा यहां पर जो हम लोग बात कर रहे हैं, ऑप्शन के अंदर एक पर्सनालिटी और थी जिसको हमने कहा बॉर्डर लाइन। ध्यान देना बेटा, बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी। अब बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी जहां पर इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके पटना एम्स में वैसे बेसिकली पूछा गया है
एग्जामिनर ने कहा कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन पर्सनैलिटी ऑब्जर्व बाय द नर्स इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। अब यहां पर देखो अंतर सुनो, पैरानॉइड मोस्ट कॉमन है लेकिन वो मेल में है, हिस्ट्रॉनिक मोस्ट कॉमन है लेकिन वो फीमेल में है, ओवरऑल मोस्ट कॉमन है तो वो एनेक्सियस और अवॉइडेंट है। लेकिन अगर एग्जामिनर कहे हॉस्पिटल में मोस्ट कॉमन कौन सी पर्सनालिटी है, तो हॉस्पिटल में या क्लिनिकल प्रैक्टिस में अगर कहते हैं तो मोस्ट कॉमन बॉर्डर लाइन। तो आपने यहां बताना है कि मोस्ट कॉमन ये जो पर्सनालिटी होती है कहां पर देखी जाती है, क्लिनिकल प्रैक्टिस। क्लिनिकल प्रैक्टिस में क्यों देखी जाती है, तो वो इसलिए देखी जाती है कि ये जो कौन सी पर्सनालिटी, हाँ ये जो बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी है ना, इस बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी के अंदर जो व्यक्ति होगा उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा सुसाइडल टेंडेंसी। और सुसाइडल टेंडेंसी के अलावा आप यहां पर देखोगे कि इमोशंस आर चेंज वेरी रैपिड। इमोशंस बहुत जल्दी बदलेंगे। छोटी छोटी बातों के ऊपर गुस्सा हो जाना, छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाना, जिसको हम कहते हैं लेबाइल अफेक्ट। ध्यान से सुनना, यहां पर आपने बताना है लेबाइल अफेक्ट। लेबाइल का मतलब जल्दी जल्दी बदल रहे और अफेक्ट का मतलब इमोशंस, कि यहां इमोशंस की परिवर्तनशीलता थोड़ी जल्दी हो सकती है। और यही पर्सनालिटी कौन सी है, बॉर्डर लाइन। इसके अलावा इस पर्सनालिटी में एक चीज और आप देखते हो कि ये लंबी रिलेशनशिप मेंटेन नहीं करता है, जिसको हम कहते हैं अनस्टेबल रिलेशनशिप। देखो बेटा ध्यान से सुनो, अनस्टेबल। अनस्टेबल का मतलब छोटी सी बात पे नाराज हो जाएगा, कहेगा तू तेरे घर मैं मेरे घर। अर्ली ब्रेकअप, छोटी छोटी बातों पर रिश्ते टूट जाना, और ऐसा व्यक्ति हर छोटी छोटी बातों पर रिश्तों को तोड़ देता है। और रिश्ते अगर टूट जाते हैं तो ये पर्सनैलिटी अनस्टेबल रिलेशनशिप के अंतर्गत भी आएगी और ये बॉर्डर लाइन कहलाएगी। तो यहां आप ध्यान दीजिएगा कि बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी क्लिनिकल में मोस्ट कॉमन। अब ये मैंने आपको 3 पर्सनैलिटी यहां बता दी है। प्रश्न आपके सामने वापस लेकर के आने वाला हूं, यही प्रश्न था ना जहां पर हम लोगों ने कहा था ओल्ड क्लोज, मैनरिज्म, मैजिकल थिंकिंग आर सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। मैंने आपको अब तक एंटी सोशल बता दी है, मैंने आपको पैरानॉइड बता दी है, मैंने आपको बॉर्डर लाइन बता दी है। जब तीनों बता दी है इसका मतलब बेटा ये तो बात समझ में आ गई कि ये तीनों तो आंसर नहीं है। इसका मतलब आंसर तो कौन सा है, शिजोटिपिकल। अब सुन लो ये क्या चीज है भाई, बार बार मेरा कहने का मकसद यही है कि यू शुड अंडरस्टैंड हाउ टू गिव द आंसर इन एग्जाम। आपको बार बार ये कोशिश करनी है कि आप रॉन्ग को क्या करो, बाहर निकालो। जिस दिन रॉन्ग को बाहर निकालना सीख जाओगे तो बार बार कह रहा हूं कि आपको उत्तर ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यहां पर भी आपने यही ध्यान देना है। अब शिजोटिपिकल के कुछ लक्षण हैं जो मैं आपको यहां बता देता हूं। भाई शिजोटिपिकल आप कह रहे हैं तो शिजोटिपिकल के बेसिकली कुछ फीचर्स हैं जो मैं यहां आपको बताऊंगा। अब सुनो, यहां पर आपने कहा और कौन सी है, शिजोटिपिकल। शिजोटिपिकल जनरली अगर यहां आप कहते हैं तो सबसे पहले लक्षण तो आपके सामने ही दिए हुए हैं। यहां पर हम कह रहे हैं ओड क्लोथ मतलब कपड़े, विचित्र प्रकार के, हिंदी में समझ लो ओड का मतलब होता है विचित्र। अजीब से कपड़े पहनेगा, अजीब सी बातें करेगा, जिसका रियलिस्टिक बातों से कोई लेना देना नहीं है। आपको ऐसा लगेगा ये कौन सी दुनिया से आया है। फिल्म देखी होगी आपने आमिर खान वाली पीके, अरे देखी है कि नहीं देखी है, जिसमें आपने देखा वो बातें करता और सब लोग हंसते। तो यहां पर भी ऐसा ही ओड, जिसमें आप उदाहरण के रूप में याद कर लेना फिल्म पीके देख करके, कि यहां पर आप देखोगे ओड थिंकिंग। ओड का मतलब विचित्र। वो आपको कहेगा आई एम द एलियन, मैं तो एलियन हूं, मैं तो मंगल ग्रह से आया हुआ हूं, मैं धरती के ऊपर महामारी ला दूंगा,
धरती के ऊपर सूखा ला दूंगा, धरती का पूरा पानी पी जाऊंगा। आप कहोगे यार ये बातें कैसी कर रहा है। तो ऐसी विचित्र प्रकार की बातें आपके सामने मरीज करेगा, समझ जाना कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। ये जो पर्सनैलिटी आपको देखने को मिलती है, ये पर्सनैलिटी जब डिसऑर्डर बनता है ना, तो शीजोफ्रेनिया का सबसे क्रिटिकल प्रकार है, जिसको कहते हैं हैप्पीफ्रेनिक शीजोफ्रेनिया। वो लक्षण आपको यहां मिलते हैं। तो और विचित्र प्रकार के कपड़े पहनेगा, मैनरिज्म। अब ये मैनरिज्म क्या है, तो इसके बारे में भी सुन लो बेटा। मैनरिज्म और मैनरिज्म का मतलब है कि ये एक प्रकार का एक्टिविटी से संबंधित है। मैनरिज्म जो आप यहां कह रहे हैं, मैनरिज्म का मतलब होता है ऐसे मूवमेंट जिसकी जरूरत नहीं है लेकिन मैनरफुल होते हैं, वो क्या होता है, मैनरिज्म। तो आपने यहां पर बताना है, जिसको हम कहते हैं ना स्टीरियोटाइप मूवमेंट बोल दो। स्टीरियोटाइप का मतलब है नीडलेस एंड पर्पसलेस। मैनरिज्म नीडलेस और पर्पसलेस, लेकिन मैनरफुल एक्टिविटीज। जनरल वर्ड में मैं आपको बता देता हूं मैनरिज्म का मतलब। आप देखना, होटल के अंदर आप जाते हो, वहां पर जो गार्ड खड़ा हुआ है वो सलाम, चाहे आप देखो ना देखो, ऐसे ही जो मानसिक रोगी है वो सीधा जाएगा और बोलेगा सल्यूट परेड थम, ऐसे घूमता रहेगा। कौन सी परेड लगानी है उस मानसिक रोगी को, लेकिन जो भी वो एक्टिविटी कर रहा है तो मैनरफुल। बार बार कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा, जा रहा है कि नहीं जा रहा, अकेला खड़ा है, नमस्ते की एक्टिविटी करता रहेगा। तो ये चीजें क्या है, बार बार नमस्ते की एक्टिविटी करना, बार बार सल्यूट मारना, बार बार परेड करना, सारी एक्टिविटीज मैनरफुल हैं। और ये जनरली शीजोफ्रेनिक पेशेंट में भी देखने को मिल रहा है और यहां भी देखने को मिल रहा है। और यही क्या कहलाता है, मैनरिज्म कहलाता है। मैजिकल थिंकिंग, मैजिकल थिंकिंग का मतलब है सुपरस्टिशियस पावर, भूत प्रेत आत्मा जादू टोने में इसका विश्वास बहुत ज्यादा होता है। और ऐसी ही पर्सनैलिटी क्या कहलाती है, शिजोटिपिकल पर्सनैलिटी कहलाती है। तो अंतर समझ लो यहां पर। अब आपको फर्दर जब एग्जाम में पूछा जाए तो उत्तर मत ढूंढना, जो मैंने लक्षण आपको बताए हैं उन लक्षणों के आधार पर आप उसको पढ़ना और अपना उत्तर देना। बात समझ में आ रही है ना, तो यहां तक बताओ, तो यहां तक बात समझ में आई। कहने का मतलब है दो मैंने अब तक आपको प्रश्न बताए, लेकिन दो में आपको लगभग 25 प्रश्न है जो मैंने आपको करवाए, क्योंकि यहां पर खड़े होकर रामायण नहीं गानी है, यहां पर आपको वो चाहिए कम समय में अधिक डिलीवर क्या किया जा सकता है। तो वी आर ट्राइंग टू आवर बेस्ट, हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छे से अच्छा दिया जाए, लेकिन आप अपने दोस्तों को भी बताएं। जो हमारा YouTube चैनल है उसके ऊपर वो बेल घंटी का सा वजन वजन जो देख रहे हो आप चित्र, उसको क्लिक कर लें। उसके ऊपर लिखा हुआ आएगा ऑल नोटिफिकेशन, उसको दबा लें, जिससे कि जब भी कोई नोटिफिकेशन हो तो आपको वो मिल जाए। उसको सब्सक्राइब कर ले और समय समय पर जो भी जानकारी है वो आपको रेगुलर मिलती रहे। तो यहां तक आप बता सकते हैं, यहां तक बात समझ में आई होगी। अरे हाँ या ना तो बोलो। थैंक यू सर। पूजा, कहां से हो बेटा? वेरी गुड वेरी गुड। चलो तो बेटा देखो ध्यान से सुनना, ये हम लोग बात कर रहे हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि रिलेटेड टू आपके पर्सनालिटी रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, और कुछ क्वेश्चन जहां पर मैं आपको ये कोशिश कर रहा हूं कि आपको एग्जाम में प्रश्नों का आंसर किस तरीके से देना चाहिए। क्योंकि मैं देख रहा हूं एक आदमी खड़े होकर के साइकेट्री भी पढ़ा रहा है, फंडामेंटल भी पढ़ा रहा है, पीडिया भी पढ़ा रहा है, पढ़ा नहीं रहा, वो रट करके वो जो क्वेश्चन 4 है वो आपको लिखवा दिए। वहां से काम नहीं चलने वाला है, आपको स्पेसिफाइड पता होना चाहिए, सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन आपको पता। तो उसी के अंतर्गत नेक्स्ट प्रश्न लेकर के मैं आपसे बात करना चाहूं।
एक रुको, हाँ बहुत इंटरेस्टिंग है, आप सुने। अब प्रश्न आपके सामने आ रहा है, कुछ इजी कुछ कठिन, कुछ बहुत सीधे कुछ बहुत ज्यादा टफ। भाई यहां पर आप एक बार प्रश्न को पढ़ लें, क्योंकि जितने भी ये पॉइंट हैं मैं आपको ये दावे से कह सकता हूं कि ये सब कुछ आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब सुन लेना, और मैं ये आपको बता दूं, आप पूछ लेना अपने भाई बंधु दोस्त या अपने सीनियर से जो आपको लिखा रहे हैं, वो हर चीज आपके काम की है। अगर प्रश्न यहां लिया गया है इसका मतलब ये आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अब सुन लो बेटा, आपके सामने यहां प्रश्न है, प्रश्न के अंदर कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म, टर्मिनोलॉजी की बात कर रहे हैं, ये जो सामने आप देख रहे हैं इनके बारे में कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म वेयर ए क्लाइंट हैबिट स्टिल द थिंग्स, कि एक व्यक्ति जिसकी आदत चोरी करने की पड़ गई है। ध्यान से सुनना, एक व्यक्ति ऐसा जिसकी आदत है चोरी करने की। क्वेश्चन में से जो आप 8 क्वेश्चन बताओ, यही आपके सभी के यूनिक टीचर बता। अच्छा सुनो बेटा, भाई जो प्रश्न बता रहे हैं वो सब आपके काम के हैं, जैसा हम कह रहे हैं। तो अब बेटा यहां पर सुनना कि यहां पर कह रहे हैं कि एक व्यक्ति को हैबिट है, आदत है, चोरी करने की आदत है। और चोरी कोई भी थीफ जिसको हम कहते हैं, कहीं भी, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग में भी ऐसे बहुत होंगे कि कुछ गर्ल्स को ले लो और कुछ बॉयज को ले लो, दोनों की आदतें अलग अलग प्रकार की हैं। कैसे, तो मैं आपको बताता हूं कि आप कई बार देखना मॉल में जाते होंगे, और जब मॉल में आप जाते हो तो मॉल में जाके क्या करते हैं, सामान देखा, इधर देखा उधर देखा, अच्छा इधर दूध भी है, इधर ये भी सामान मिल रहा है, सारे ग्रोसरीज आप लोगों ने देखी, और वहां पर चुपके से उठा करके एक चीज जेब में डाली। बॉयज की आदत है चॉकलेट डाल ली या कुछ और आपने वहां डाल लिया। फीमेल जो क्लाइंट है उनकी आदत है कोई लिपस्टिक वगैरह मिली, फटाफट पर्स में डाली और पॉकेट में डाली और पार। अब ये क्या है, जरूरी नहीं है कि ये नॉर्मल एबनॉर्मलिटी शो कर रहा है, लेकिन यहां पर ये बताया जा रहा है कि ये आदत बन सकती है, और यही आदत एक डिसऑर्डर या एक टर्मिनोलॉजी को नाम दे रही है। लेकिन मैं आपको यहां इस आदत के बारे में तो बताऊंगा, लेकिन पहले आपको यह बताना चाह रहा हूं कि आपको उत्तर नहीं ढूंढना है, आपको कोशिश करनी है कि मैं इन सभी के बारे में जानूं। कि आज तो मैंने मान लो एक टर्म बोल दी, लेकिन फर्दर एग्जाम में ये 3 भी तो आ सकती हैं। अरे हाँ या ना, हाँ बोलो बेटा। तो यहां ध्यान दे, जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो लाइक कर लो, लाइक बोलना पड़ रहा है। वो एक बच्चे का कमेंट आ रहा है कि सर आप लाइक के लिए तो बोल ही नहीं रहे हो। बोल रहा हूं बेटा, इनकी इच्छा होगी बच्चों की तो लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। जबरदस्ती का सौदा दुनिया में कुछ नहीं। चलो अब देखो यहां पर इसको बताते हैं। पहले तो आप ये बताओ, ओनियोमैनिया, ओनियन तो नहीं है, प्याज खाने की आदत। ओनियोमैनिया क्या होता है, कौन बताएगा, बताओ बेटा। कमल गुड इवनिंग बेटा, अरे बताओ। अरे मीठालाल सैनी बताओ बेटा कि ओनियोमैनिया का बेसिक मतलब क्या है। देख रहा हूं तुम्हारे कमेंट्स क्या आ रहे हैं। क्लास हटाना नहीं, नहीं 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 हटाएंगे, ये आपके लिए ये बेटा, कुछ नहीं हटेगा। यहां पर जो आपको मिल रहा है वो रहेगा। आराम से क्लास के बाद आप सब चीजों के नोट्स वगैरह बना लेना, लिख लेना, सब आप जो भी करना चाहें। चलो अब देखो ध्यान दो कि यहां पर आपको कह रहे हैं ओनियोमैनिया। अब ओनियोमैनिया का मतलब है हैबिट ऑफ रिकरेंट बाइंग। सुनो, आपने यहां पर बताना है हैबिट ऑफ रिकरेंट बाइंग, खरीदारी करने की आदत। सुन लो, हैबिट ऑफ रिकरेंट बाइंग, बाइंग मतलब खरीदारी। भाई आप देखना बहुत लोग गुस्से में होते हैं तो कहते हैं छोड़ घर चलते हैं खरीद, क्योंकि गरीब को गुस्सा नहीं आता, गुस्सा ज्यादातर पैसे वाले लोगों को ही आता है। तो ऐसी स्थिति में वो गुस्से में करते क्या है,
करते कुछ नहीं है, अपनी गाड़ी उठाई, बैग उठाया, पर्स उठाया, ले भैया खरीदारी करने निकल लिए। अब वो बेचारा गुस्सा पैसों के ऊपर उतरेगा। अब उतरेगा तो उतरेगा, लेकिन फिर भी यहां पर आपने बताना है कि जिस व्यक्ति को बहुत ज्यादा बार बार खरीदारी करने की आदत लग जाती है, तो वो जनरली टर्म कौन सी कहलाती है? ओनियोमैनिया। कौन सी कहलाती है बेटा? ओनियोमैनिया। बात समझ में आ रही है? तो इस पॉइंट को एक तो ध्यान दें। इसके अलावा आपने यहां पर बताना है, नेक्स्ट सुन लो भैया, आपने कहा इसी के अलावा दूसरी जो टर्म आप यहां पर देख रहे हैं, ट्रिचोटिलोमेनिया। क्या होता है इसके बारे में तो पता है। ट्रिचोटिलोमेनिया का मतलब है रिकरेंट एपिसोड ऑफ पुलिंग द हेयर। भाई जब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में सीवियरिटी देखने को मिलती है, तो वो व्यक्ति अपने खुद के ही बाल खींच खींच करके नोचता है और बालों को बाहर निकालता है। दैट इज द ट्रिचोटिलोमेनिया। तो आपने यहां पर बताना है ट्रिचोटिलोमेनिया, जहां पर आप कह सकते हो हैबिट ऑफ पुलिंग दी हेयर। बालों को बार बार खींचना और खींच करके निकालना क्या कहलाता है? हाँ, वेरी गुड। आपने यह बताना है कि हैबिट दूसरों के बाल नहीं नोचेगा, ये बाल अपने खुद के ही नोचेगा। ऐसा नहीं कि आपके बाल नोचने लग जाएगा, नहीं। पेशेंट जो है ना, वो पेशेंट स्वयं के खुद ही के बालों को नोचेगा और बाहर निकालेगा। और वही क्या है? ट्रिचोटिलोमेनिया आपने बताना है। तो देखो, ये भी एग्जाम में आया हुआ ही प्रश्न है। मैंने क्या कहा कि हर टर्मिनोलॉजी आपके लिए काम की है और हर टर्मिनोलॉजी आपके एग्जाम में पूछी भी जाती है। तो ट्रिचोटिलोमेनिया बताओ। इसके अलावा नेक्स्ट टर्म कौन सी है बेटा? तो आप यहां पे देख रहे हो पायरोमैनिया। पायरोमैनिया का मतलब है मेक द फायर। अब ये अजीब सा शौक है। कहने का मकसद है कि वो जो मरीज है ना, वो मरीज क्या करेगा? आप देखा ना था, और कहीं पर भी आग लगा देगा और जाकर के बाहर बैठ जाएगा। सब कहेंगे आग लग गई, आग लग गई। अब आग लग गई नहीं है, उसको तो आग लगाने का शौक है, और शौक है तो कहीं पर भी भारी पड़ सकता है। तो पायरोमैनिया, और पायरोमैनिया का मतलब हैबिट, रिकरेंट हैबिट ऑफ प्रोड्यूस द फायर या मेकिंग द फायर। आग लगाना और आग लगाने की आदत जनरली जो होती है, वही क्या कहलाती है बेटा? हाँ, सही कह रहे हो बेटा। यहां पर आप बताएं। इसके अलावा आपने बताना है क्लिप्टोमैनिया। क्लिप्टोमैनिया मतलब अर्ज टू स्टील द थिंग्स। चोरी करने की इच्छा, चोरी करने की आदत। कहीं पर भी मॉल में गए और मॉल में से जाकर कोई चीज चुराई और अपनी जेब में डाल ली, दैट इज द क्लिप्टोमैनिया। और ये क्लिप्टोमैनिया ही है जिसके बारे में हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? इसके अलावा और भी टर्म है यहां पर, जैसे आपने यहां पर बताई ट्रिचोटेलोफेजिया। एक टर्म और मैं आपको बताता हूं, ट्रिचोटिलोमैनिया, ट्रिचोफेजिया या आप कह सकते हो। ट्रिचोफेजिया और ट्रिचोफेजिया का बेसिक मतलब है कि जो बाल निकाले थे ना, उनको खा भी जाएगा। अब देखो, बड़ा अजीब सा और विचित्र सी टर्मिनोलॉजी है। ट्रिचोफेजिया और ट्रिचोफेजिया जो आप यहां कह रहे हैं, बेसिकली मतलब है कि ट्रिचोफेजिया और ट्रिचोफेजिया का मतलब है ईटिंग हेयर आफ्टर पुलिंग। कि बालों को स्वयं ही नोचेगा और नोच करके क्या करेगा? खा जाएगा। वेरी गुड बेटा, दीपिका सही बोल रहे हो बेटा। तो आपने यहां पर बताना है कि ये सारी की सारी टर्मिनोलॉजी है, और ये सारी की सारी टर्मिनोलॉजी, भाई 4 लिखे थे, 4 के अलावा 5वां मैंने आपको बता दिया।
इसके अलावा एक टर्म और है, जब ये बात चली है इससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी, जो आप कहते हो ओनियोमेनिया, ट्रिचोटेलोमेनिया, ट्रिचोफेजिया, पायरोमेनिया, क्लिप्टोमेनिया, या इसके अलावा है एक है मोनोमेनिया। देखो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। भाई ये जितने भी टर्म हैं इन सभी के बारे में आपको बेसिकली पता हो तो अच्छी बात है, जिससे कि एग्जाम में आपको आसानी हो जाए। एक और बताओ, मोनोमेनिया। ये मोनोमेनिया का मतलब क्या है, कौन बताएगा? जवाब दो। आया बेटी, मैं वेट कर रहा हूं। एलआर के बैच तरुण, नमस्ते बेटा, नमस्ते। ऑनियोमेनिया का मतलब खरीदारी करने की आदत। संजू, अरे संजू टांग बेटा, खरीदारी करने की आदत। कि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि अपने तनाव को कम करने के लिए, इंटेंस को, तनाव को कंट्रोल करने के लिए, या उनकी आदत ही ऐसी पड़ जाती है कि बाजार में जाते हैं, खरीदारी करते हैं, नए नए कपड़े खरीदते हैं, वो भी तो आदत है। और वो जो बार बार बाइंग करने की आदत, खरीदारी करने की जो आदत है, वो ऑमनोमेनिया कहलाती है। इसके अलावा मोनोमेनिया, मोनोमेनिया का मतलब है कि एक व्यक्ति बिजी है खुद के ही प्रोफेशन में, कि भाई एक क्लाइंट बिजी इन सेल्फ जॉब, या आपने बताना है प्रोफेशन, कि जब भी कोई व्यक्ति अपने जॉब में ही बिजी है और अकेला, मोनो का मतलब अकेला, अकेला है और वो बिजी होता है, अकेला व्यक्ति और अकेला, जैसे आपने यहां पे देखना है, इसी को दूसरी टर्मिनोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, सॉर्टिंग हैबिट्स बोलते हैं। सॉर्टिंग हैबिट्स या सॉर्टिंग बिहेवियर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा आगे। सॉर्टिंग बिहेवियर या सॉलिटरिंग बिहेवियर भी बोलते हैं। तो देखो मोनोमेनिया जहां पर कह रहे हैं कि एक व्यक्ति अपने जॉब में बिजी है, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं, अकेला रहेगा, जॉब में बैठा रहेगा, या इसी को हम कहते हैं ना सॉलिटरिंग हैबिट्स। सॉलिटरिंग हैबिट्स का मतलब है, आप बहुत लोग देखना कि बहुत लोगों की तो आदत होती है कि जैसे वो अल्कोहल लेते हैं, दारू पीते हैं, तो चार लोग जमघट बना करके बैठते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति को मोनोमेनिया है, वो व्यक्ति अकेला भी बैठेगा और सिर्फ अकेला बैठी पैक बनाएगा, अकेला ही पीता रहेगा। ये क्या है? अकेले ही वो अपने आप में बिजी है, चाहे वो जॉब में बिजी हो, चाहे वो अपनी आदतों में बिजी हो, इसे ही हम मोनोमेनिया के नाम से बता सकते हैं। तो यहां ध्यान दें, ये सब अलग अलग टर्म है और अलग अलग टर्मिनोलॉजी जो आपको एग्जाम्स में पूछी जा सकती। तो देखो स्पेसिफाइड पॉइंट्स हैं, हाँ, जैसे इसने लिखा, राकेश ने लिखा ऑक्यूपेशन थिंग्स, हम यहां कह रहे हैं ना जॉब में बिजी है तो मोनोमेनिया कहलाएगा। तो ये आप ध्यान दें, अलग अलग टर्म और अलग अलग प्रश्न जिनके ऊपर हम लोग यहां बात कर। इसके अलावा नेक्स्ट, हाँ भाई देखो यहां पढ़ें आप इसको, और पढ़ने के आप इसको जवाब दें। अब भाई जो बच्चे कह रहे हैं कि सर हमने नर्सिंग टुडे ज्वाइन कर रखा है, तो उनको तो ये क्लास आ गई। इसकी 3-4 क्लासेस मैंने आपको डाली थी, कल और परसों के अंदर भी अपलोड की गई है साइकेट्रिक की क्लासेस। तो यहां पर आप मुझे बताओ, प्रॉपर रूप से एक बार आप पढ़ लो, पढ़ करके फिर आगे आप बताएं। फंडामेंटल किंग, अरे किंग मत बोलो यार, मैं तो साधारण इंसान हूं भाई, किंग विंग वाले तो दूसरे ही हैं, किंग, सुपर किंग और पता नहीं क्या क्या, कोई फैक्ट्री है, कोई पता नहीं, छोड़ दो उनको, आप तो सिर्फ पढ़ाई पे फोकस। चलो खैर, तो देखो ध्यान देना, प्रश्न को एक बार पढ़ लो और प्रश्न को पढ़ने के बाद उत्तर देने का प्रयास करें। लेकिन उत्तर देते समय मैंने आपको एक बात बता दी है कि कोशिश करो रॉन्ग को बाहर निकालें, रॉन्ग को बाहर निकालोगे तो अपने आप उत्तर मिलेगा। कह रहे हाइपर जिम्नेशिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर। मतलब समझो और फिर आगे बात करो। हाँ बेटा, दोबारा भी देख पाओगे, सभी लोग वापस देख पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार नहीं 10 बार खोल करके इस वीडियो को आप देख सकते हो। तभी तो कह रहा हूं आप अपने दोस्तों को भी बताएं, अपने ग्रुप्स वगैरह में आप शेयर करें,
जिससे कि बार बार की जरूरत ना पड़े, एक बार देखा तो याद हो ही जाएगा, लेकिन फिर भी आपको नोट्स वगैरह प्रिपेयर करने हैं तो आप प्रिपेयर कर सकते हो, देख सकते हो। अब सुनो, यहां पर कह रहे हैं हाइपर जिम्नेशिया, क्या मतलब समझ में आ रहा है बेटा आपको? हाइपर का मतलब ज्यादा, हाँ बताओ। बोलो बोलो बोलो, हाँ बताओ। भाई यहां पर आपसे कह रहे हैं कि हाइपर जिम्नेशिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर, कि ये जो आप डिसऑर्डर्स के बेटा नाम देख रहे हो ना, इन कौन से डिसऑर्डर के अंदर आपको ये लक्षण देखने को मिलता है? हाँ फरमाओ। बोलो बोलो, सुनो, हाइपर जिम्नेशिया, हाइपर जिम, अरे जिम का नाम तो सुना है, जिम तो जानते हो, जिम में क्या होता है, एक्सरसाइज होती है। और जो व्यक्ति पूरे दिन एक्सरसाइज करता है उसके बारे में कह रहे हैं। अब हाइपर जिम्नेशिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर। अब यहां पर जो बात आ रही है उसमें दो चीजों में संशय है, दो चीजों में आपको कह सकते हो कंफ्यूजन होगा। जैसे मैं आपको यहां बता देता हूं कि हाइपर जिम्नेशिया कहने का बेसिक मतलब है यहां पर कि भाई रिकरेंट एपिसोड ऑफ एक्सरसाइज। कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति बार बार क्या कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है। और यहां पर आपको अब लग रहा होगा कि दोनों के दोनों एक जैसे ही हैं। कैसे? एनोरेक्सिया में भी ऐसा ही होता है और बुलिमिया में भी ऐसा ही होता है। तो मैं आपको यहां पर बता दूं कि जब दोनों में ही इस लक्षण को पूछा जाए तो पहली प्रायोरिटी हमेशा एनोरेक्सिया में दे, क्योंकि एनोरेक्सिया में वो व्यक्ति जो कि एट लीस्ट 5 टाइम्स एक दिन में मिनिमम 5 बार और 5 से अधिक बार जो एक्सरसाइज करता है वो जनरली हाइपर जिम्नेशिया की कंडीशंस में आता है। और ये जनरली एनोरेक्सिया नर्वोसा में देखा जाने वाला प्राथमिकता के आधार पर लक्षण है। अगर एनोरेक्सिया नहीं हो तब आंसर क्या आएगा, बुलिमिया आएगा। दैट इज द प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चनरी, ये प्राथमिकता के आधार पर प्रश्न है जो आप देख सकते हैं। इसके अलावा डेलीरियम के अंदर आप देखते हो हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है, डिसओरिएंटेशन आप लोग देखते हैं। अरे डेलीरियम का मतलब तो यही है कि जब एक व्यक्ति सर्जरी के बाद आता है और सर्जरी के बाद आता है तो थोड़ा कंफ्यूज होता है, प्रॉपर रूप से कॉन्शियस नहीं होता है, टाइम प्लेस पर्सन के बारे में अवेयर नहीं होता है, तो वो जो बीमारी है ना वो कौन सी है, डेलीरियम है। डेमेंशिया स्पेसिफाइड किससे संबंधित है, मेमोरी इंपेयरमेंट से संबंधित है। तो ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं। मुझे याद है कि डेमेंशिया के बारे में एग्जामिनर ने पूछा हुआ है कि डेमेंशिया का जो मरीज है उसका मोस्ट डोमिनेंट फीचर क्या है, कि डेमेंशिया का जो मरीज है उसका मुख्य लक्षण क्या है। तो डेमेंशिया एक ओल्ड एज में होने वाली बीमारी है। 2 पॉइंट मैं आपको इसके बारे में जरूर बताऊंगा। भाई आप यहां पे देखना कि जैसे डेमेंशिया के बारे में 2 पॉइंट, क्योंकि डिजीज तो बहुत लंबी है लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि डेमेंशिया जो आप देखते हो ना वो कॉमन किस में होती है, ओल्ड एज। किस में होती है बेटा, ओल्ड एज में होती है, ये आप सब लोगों को पता ही है। लेकिन यहां पर हम लोग कहते हैं कि आपने जो मरीज के लक्षण जैसे डेमेंशिया, और डेमेंशिया का मोस्ट डोमिनेंट, डोमिनेंट का मतलब सबसे प्रभावशाली, सबसे अधिक कौन सा लक्षण देखते हैं, तो सबसे अधिक आप यहां पे देखते हो मेमोरी इंपेयरमेंट।
कि भाई यहां पर आप देखते हो कि इस व्यक्ति की जो मेमोरी है वो क्या होती है बेटा, इंपेयर होती है, याददाश्त प्रभावित होती है। और आप देख लो मैंने क्या कहा, ओल्ड एज है। अब आप डिसऑर्डर मत समझो, आप तो सिर्फ ये समझ लो कि जो एक ओल्ड एज में देखे जाने वाले लक्षण हैं वो सारे के सारे लक्षण डिमेंशिया में होते हैं। उदाहरण के रूप में याददाश्त कम हो जाती है, आईक्यू लेवल कम हो जाता है, लर्निंग कम हो जाती है, इंटेलिजेंसी कम हो जाती है, थॉट परिवर्तन हो जाती है, लोगों को पहचानना कम हो जाता है, धीरे धीरे वो अपने आप को भी नहीं पहचानता है, रिश्तेदारों को नहीं पहचानता है। चीज क्या है, तो ये जो सारे के सारे लक्षण है किसके हैं, डेमेंशिया के लक्षण है। लेकिन इंपॉर्टेंट अगर एक शब्द में आए तो क्या बोलना है, इंपेयरमेंट ऑफ मेमोरी। और जो मैंने इतने बोले ना, आईक्यू लेवल कम हो जाता है, ओवरऑल उनको हम कहते हैं कॉग्निटिव फंक्शन यहां पर प्रभावित हो रहे हैं, थॉट उसकी प्रभावित हो रही है, आईक्यू लेवल प्रभावित हो रहा है। तो आपको यहां पर ये बेसिक सिम्टम है जो पता हो, तो यहां पर तो डेमेंशिया के बारे में। ऐसे डेलीरियम वो जो सर्जरी के बाद आप देखते हैं, इन सब के कारण है, इन सब की डिजीज को एक एक जब मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आप लोगों को करवाऊंगा तो उस टॉपिक वाइज में सारे के सारे क्वेश्चंस डेमेंशिया के कराऊंगा, सारे के सारे क्वेश्चन डेलीरियम के करवाऊंगा। या ये समझ लो ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर। अभी बहुत बच्चे तो ऐसे होंगे जिनको ये पता ही नहीं है कि ऑर्गेनिक डिसऑर्डर्स कौन से हैं, उनको ये पता ही नहीं है कि डेलीरियम क्या है, उनको पता ही नहीं है कि डेमेंशिया क्या है। तो ये सारे के सारे मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, बेफिक्र रहें, चिंता ना करें। आज पहली क्लास है जिससे कि आप अपने और फ्रेंड्स को बता दें, क्योंकि आपको ये पता चले कि रेगुलर क्लासेस हम लोग लेकर के आए। चलो खैर, आप ध्यान दे सकते हैं। तो यहां पर मैं आपसे बात कर रहा हूं कि जो स्पेसिफाइड फीचर्स है या स्पेसिफाइड जो लक्षण है वो स्पेसिफाइड लक्षण कौन से हैं। तो यहां पर प्रश्न हमारा ये था कि हाइपरजिम्नेशिया पहली प्रायोरिटी आप किसको दोगे, एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा नहीं हो तो आंसर होगा बुलिमिया नर्वोसा। इनके भी अलग से प्रश्न बताऊंगा। डेलीरियम वो है जहां पर सर्जरी के बाद पेशेंट आता है डिसोरिएंटेड होता है, और डेमेंशिया वो जहां मैंने आपको बताया मुख्य रूप से क्या प्रभावित होती है, मेमोरी प्रभावित होती। तो ये आप ध्यान दे सकते हैं, एक से एक सिम्टम, एक से एक लक्षण जो हम लोग यहां पढ़ रहे हैं। एक लास्ट प्रश्न आपके सामने लाऊंगा। आपका मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है ये। मोस्ट फेवरेट इसलिए है कि मेरे लिखाने के बाद में ये लगभग 2-3 एग्जामों में आ चुका है। अब जिनके पास लिखा है वो ऑलरेडी लिखा हुआ है, लेकिन जिनके पास नहीं लिखा हुआ वो इसको जरूर मेंशन कर ले। कुछ पूछ रहे हैं बेटा? हाँ भूपेंद्र, डेली के लिए बोल रहे हो बेटा? वी आर ट्राइंग, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जैसा मैंने आपको अभी बताया ना कि आज मेरी क्लास है, कल आपको जैसे आलोक सर की क्लासेस होगी, इसलिए तो कह रहा हूं आप शेयर करो, लोगों को बताओ, ज्यादा से ज्यादा बताओ बेटा। और फिर एक दिन बाद महेंद्र सर की क्लास, ऐसे रेगुलर आपकी क्लासेस शेड्यूल आपको मिलता रहेगा और आपको नोटिफिकेशन जहां तक मुझे लगता है आ चुका है। तो देखो यहां पे कह रहे हैं अनडूइंग, और अनडूइंग मोस्ट कॉमन डिफेंस मैकेनिज्म है जो यूज किया जा रहा है कौन से मरीज के। पहले तो आपको पता हो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनडूइंग। ये अनडूइंग क्या चीज है? अनडूइंग अल्कोहलिक पेशेंट, ओसीडी, शिजोफ्रेनिया, सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर किस प्रकार के मरीजों में मिलता है? देखो सबसे पहले आप ध्यान देना, अनडूइंग, और अनडूइंग का मतलब होता है कि पिछली की हुई गलती को सही करने का प्रयास करना क्या कहलाता है? अनडूइंग कहलाता है। और ये अनडूइंग जहां पर आप कहते हो, जैसे फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति है, उसने आपकी वाइफ या अपनी पत्नी के साथ मिसबिहेव किया और वो शाम को आते समय फूलों का गुलदस्ता या उसके लिए गिफ्ट लेकर के आता है, दैट इज द अनडूइंग। और अनडूइंग डिफेंस मैकेनिज्म ही ज्यादातर कौन सा मरीज यूज कर रहा है? ओसीडी।
एल्कोहलिक पेशेंट और सब्सटेंस एब्यूज वाला जो मरीज है वो यूज करता है रेशनलाइजेशन। डिटेल पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। शिजोफ्रेनिया वाला जो पेशेंट यूज कर रहा है, ये आपका यूज कर रहा है प्रोजेक्शन भी यूज करता है, ये भी मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। तो कहने का मकसद है कि ये वो डिसऑर्डर या वो डिफेंस मैकेनिज्म, फिर ये भी बताऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में कि डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है, कौन कौन से प्रकार के डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म जो है उसको हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, पॉजिटिव कौन सा है, नेगेटिव कौन सा है। लेकिन आज के लिए इतना ही, समय हो रहा है, रेगुलर बने रहें। मैं दिनेश शर्मा आप लोगों से आज अनुमति चाहूंगा और आशा करता हूं कि आप लोगों को क्लास बेटर टू बेटर हम लोग प्रोवाइड करवा पाए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू। कोई सजेशंस, कोई सुझाव हैं तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उसको फॉलो करने की या उसको लागू करने की। थैंक यू और धन्यवाद।